उपचुनाव में मुद्दों की मार, चीन से तनातनी भी हथियार, महिला अपमान का असला भी तैयार। चुनाव से पहले कहां जाएगा ये टकराव? कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। उपचुनाव से पहले मुद्दों के हथियार से घात प्रतिघात होने लगा है। चीन से चल रही तनातनी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इस बीच बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तो हमला बोला ही, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी बड़ा आरोप लगाया। झा ने कहा वे दस्तावेजों के आधार पर बोल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते चीन से आयात शुल्क में कटौती कर नेशनल क्राइम किया है। ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अभी तो खूब यात्राएं कराई हैं नरेंद्र मोदी ने, चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री की, तो एजेंट कौन है? जवाब दिलाओ नरेंद्र मोदी से। प्रभात झा, तुम में हिम्मत हो तो कि 20 सैनिक भारत की सीमा में मरे हैं कि चीन की सीमा में मरे हैं। चीन के साथ ही महिलाओं पर बयानबाजी को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस में जोरदार टकराव शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल को लेकर जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, जिसे बीजेपी ने लपक लिया। उसके बाद कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया। ये विवाद तो इतना बढ़ गया कि तोड़फोड़ पथराव तक हो गया। उनका वक्तव्य ठीक नहीं लगा तो उसकी रिपोर्ट करते हैं, उसके तरीके होते हैं, लेकिन कानून को इस तरह से हाथ में लेकर उनके फैक्ट्री और ऑफिस में तोड़फोड़ करना, ये सीधी सीधी आतंकवादी गतिविधि है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही रहा है। कार्रवाई तो हो गई है ना, कानून अपना काम करेगा। मैं कानून के काम पे कोई रोक और उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा हूँ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है। उनको सोचना चाहिए कि क्रिया इस तरह की करना चाहिए या नहीं, द्व्यर्थी भाव या भाषा बोलना चाहिए या नहीं, वो निंदा का विषय है या नहीं, ये चिंतन का विषय और यही चिंता का विषय है। दरअसल आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बिहार चुनाव भी इस संघर्ष की बड़ी वजह है। कांग्रेस कोरोना महामारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और चीन से विवाद को लेकर बीजेपी को विफल साबित करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आ गई है और कांग्रेस की पुरानी खामियों को खंगाल कर ला रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चीन बहाना, नाथ पर निशाना। राजनीति, आज के दौर की राजनीति हमलावर राजनीति है, आक्रामक राजनीति है और ये राजनीति ये भी कहती है कि प्रतिपक्षी पार्टी के जो नायक हैं उन पर तीखे हमले करो। कई बार रणनीति बदलती भी है, जैसे 2018 में कांग्रेस की रणनीति ये थी कि शिवराज जी पर सीधा हमला मत करो। कांग्रेस में कई लोग ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लोकप्रिय हैं और शिवराज जिस तरह लोकप्रिय रहे 2018 के चुनाव में या आज भी बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं जनता के सेंटिमेंट से जुड़ता है उसकी तरफ निशाना मत साधिए। लेकिन युद्ध में नियम होते ही टूटने के लिए हैं और ये नियम अक्सर टूटते हैं। कांग्रेस तीखा हमला प्रधानमंत्री पर भी बोलती है और कई बार अपने जो उनके प्रतिद्वंदी राजनेता हैं उन पर भी। और यही हाल कांग्रेस का भी है कि कांग्रेस भी जब हमले शुरू करती है तो निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते हैं। लेकिन अभी बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर यह दिख रही है कि कांग्रेस के दो बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश में हैं, पहले 3 त्रयी होती थी, सिंधिया जी अब नहीं है उस त्रयी में शामिल, अब निशाने पर हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। यही वजह है कि कहीं दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर होती है तो कहीं निशाने पर वो होते हैं। कमलनाथ जी अब तक बचते रहे
और इसकी एक वजह ये भी मानी गई कि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तीखा नहीं बोलते हैं, और दूसरा शालीनता की राजनीति पसंद करते हैं, लेकिन जब युद्ध है तो काहे की शालीनता साहब, पकड़िए। और यही वजह है कि बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग की नीति अपनाते हुए जिस तरह पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में प्रभात झा जी को जिम्मेदारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को घेरने की, अब बदली हुई परिस्थितियों में उनकी जिम्मेदारी बदल गई है और चीन पर निशाना बहाना है, कमलनाथ जी निशाना है। तो प्रभात जी संभाल रहे हैं मोर्चा, और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर हमले बीजेपी की तरफ से तेज होंगे। आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, उनका बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सुशील जी, कमलनाथ जी हैं निशाने पर, दिग्विजय सिंह जी हैं निशाने पर, लेकिन अब कमलनाथ जी की घेराबंदी जिस तरह हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, तो ये तय है कि बीजेपी के निशाने पर या बीजेपी के रडार पर कमलनाथ हैं। क्यों? ये तो बहुत स्वाभाविक है। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी बीजेपी के निशाने पे इसलिए भी रहेंगे। देखिए, पहले कमलनाथ दिल्ली की राजनीति करते थे, जब मध्य प्रदेश की राजनीति में आए, सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, तो और इस बीच सिंधिया के चले जाने से जो टारगेट जो है, दिग्विजय सिंह बीजेपी के टारगेट हुआ करते थे, लेकिन उनकी छवि को इस तरीके से बीजेपी जो है विवादास्पद बना चुकी है कि उन पर बहुत ज़्यादा हमले करने की जरूरत नहीं। अब कमलनाथ बचते हैं कांग्रेस में, मध्य प्रदेश के लीडर, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना, तो स्वाभाविक है कि कोशिश यही होगी कि कमलनाथ का जो राजनीतिक कद है, जो राजनीतिक चेहरा है, जो उनकी छवि, उसको कहीं ना कहीं जो है धूमिल किया जाए। अब प्रभात झा जो मुद्दा लेके आए हैं वो 10 साल पुराना मुद्दा है। 10 साल पुराने मुद्दे को यदि अभी उखाड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश यह की जाए, और ये भी सेंटिमेंटल वाला मामला, देखिए चीन को लेकर तमाम चीजें चल रही है, तो उस चीनी जो संकट है उसमें कमलनाथ को भी घसीटकर कहीं ना कहीं जनता में जो संवेदनशील जो भावना है चीन को लेकर, आजकल जो आक्रामक रवैया है, उससे कहीं ना कहीं जोड़कर कमलनाथ की छवि को डेंट करने का ये पहला और मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रयास है। अगर चीन वाले मामले को लेकर कमलनाथ के प्रति जनता में कोई छवि बनती है तो वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को नुकसान करेगी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कितना इससे नुकसान होता है या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो कमलनाथ जी को घेरने की है। लखन घनघोरिया साहब कुछ चिंतनशील हैं और सोच भी रहे हैं कि आखिर कमलनाथ जी की घेराबंदी की जा रही है। घनघोरिया साहब, क्या कहेंगे आप? फिर मैं उत्तर लूंगा इस पर कि क्या रणनीति रहेगी और कमलनाथ जी क्यों निशाने पर हैं। उमाशंकर जी से एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। लखन जी। शरद जी जी, स्वाभाविक रूप से 2018 का चुनाव जब हमने माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ा, उनके नेतृत्व में लड़ा, तो अभी भी हम स्पष्ट है कि हम ये चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे जी, है ना। ये उसी चेहरे पे लड़ेंगे, उन्हीं की विकासवादी सोच को लेके, है ना। हम 2018 का चुनाव में सफल हुए थे और उसी पे हम लड़ेंगे। अब एक बात ये अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उस चुनाव में असफल हुई थी जी, और जब वो असफल हुई तो उनने कहीं ना कहीं लालच से, छल प्रपंच के बलबूते पे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। और ये बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकार भी कर ली थी कि हमने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पे मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है। अब इनके पास ऐसा कोई मुद्दा रह नहीं जाता चुनाव में जाने के। एक तरफ वो लोग हैं जो बिके हुए हैं और एक वो इस श्रेणी में आते हैं कि उनने कहीं ना कहीं कोई ऐसा कृत्य किया है जो आम जनमानस के लिए निंदनीय है। आम जनमानस उसको निंदनीय समझती है और उसी अपराध में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को अछूती नहीं समझती। जब ये सारे हालात हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या लाएगी मुद्दे, किस रूप में जाएगी? ये अपने कार्यकर्ताओं को जो इनके प्रत्याशियों को चयन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जी,
स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्पष्ट है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये मुद्दा क्या लाएंगे? ये ऐसे ही गड़े मुर्दे उखाड़ के कहीं ना कहीं चुनाव में ये इस बात की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जनमानस अपने आप को छला महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का। उसको लग रहा है कि हमने मैंडेट दिया था, हमने कांग्रेस को 56 से 114 पे पहुंचाया था, और जो बात कर रहे थे अब की बार 200 पार, उनको 107 पे ला के रोक दिया था। जब आम जनमानस ने इतना बड़ा जनादेश दिया था और कहीं ना कहीं नकार दिया था भारतीय जनता पार्टी को, जनमानस के साथ छलावा हुआ है। मुद्दा तो बेसिक चुनाव का ये रहेगा, भले ही आप इसको भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए यहाँ वहाँ की बात करें, लेकिन आम जनता पूछेगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, मैं क्यों लुटा हूँ, इसका जवाब दे। चलिए उमाशंकर जी से जवाब लेते हैं। काफिला लुटने की बात भी कही है, ये भी कहा है कि कोई और मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए कमलनाथ जी निशाना है, और आपके ऊपर वो तोहमत तो शुरू से कांग्रेस मढ़ ही रही है कि आपने जो है बहुत चतुराई से सरकार गिरा दी है। बताइए उमाशंकर जी क्या कहेंगे? जी शरद जी, देखिए कमलनाथ जी का जो मुद्दा उठा है जी, ये कोई हमने तो नहीं बनाया, कोई गलत मुद्दा तो है नहीं। उस समय कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए किया कि नहीं किया, और जो किया है आज वो प्रासंगिक है कि हमने चीन को कितना बढ़ावा दिया। जो वही चीन है 1962 में जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, और उसके को हमने प्रोत्साहित किया, यही बात आज उठाई है। तो ये अगर हम बात उठा रहे हैं तो कोई झूठी और गलत बात तो नहीं उठा रहे हैं, जो सही बात है वही उठा रहे हैं और वो जनता के सामने ला रहे हैं। आप तो गलत मुद्दे भी कई बार कांग्रेस के साथ ही झूठे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये तो तथ्यों के साथ बात की जा रही है। जहां तक बात बाकी चुनाव के मुद्दों की है, तो शरद जी ये सब जानते हैं कि बार बार आप यही कह रहे हैं, कांग्रेस के हमारे साथी आदरणीय लखनलाल जी भी यही कह रहे हैं, घनघोरिया जी भी, कि जो साथी गए हैं वो बिक गए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि राजनीति में एकदम हमारे साथ कल तक जो बगल बैठे थे, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी कांग्रेस बिकाऊ माल मानने लगी है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोई भी जनता में, और हम लोग विपक्ष में तो भी सिंधिया जी पे कभी आर्थिक आरोप हमने नहीं लगाए और ना कोई इसको स्वीकार करेगा। सिंधिया जी ने हमेशा हमारे खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है। और चंबल में तो आप गए तो उन्हीं के नाम पर गए थे, आप कमलनाथ जी के नाम पर चंबल संभाग ग्वालियर में नहीं गए लखन जी, आप उनके नाम पर गए थे। और उनको जब निराशा हाथ लगी, सारा आपने केंद्रित कर लिया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी को मक्खी जैसे निकाल कर फेंक दिए, और वो जनता की आकांक्षाओं पर नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने और उनके जी। तो उमाशंकर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये मसला जो है बेबुनियाद है, कांग्रेस की तरफ से जो बात कही जा रही है इसका कोई अर्थ नहीं है, और उनका कहना है कि ये केंद्रीय मंत्री के नाते आरोप तो है ही कमलनाथ जी की। अगर हम बात करें, सुशील जी आप किस तरह देखते हैं ये जो तमाम बातें उठी हैं, ये तमाम जो मसला उठा है, क्या इसका एक सिरा इस तरफ भी इशारा करता है कि बीजेपी, जैसा हमने पहले भी बात की थी तो ये बात सामने आई थी कि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, क्योंकि ये उसको रास आएंगे, क्योंकि उसकी मौजूदा सरकार की जब चुनाव होंगे आज से 3-4 महीने बाद, अगर हम सितंबर के बाद माने भी, जैसा चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, तब तक बीजेपी की सरकार के पास कुछ अपना बताने के लिए बहुत अधिक नहीं होगा। तो चीन, जिस तरह से ये कमलनाथ जी का ये मसला उठा है, तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां एक बड़ा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगी? बिल्कुल स्वाभाविक बात है शरद जी, ये तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वो नेता जो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, अगर वो उनके खिलाफ है तो उन मुद्दों को भी प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। देखिए 2010 का ये मुद्दा उठाया गया है, 6 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या इस मामले में कोई सरकार ने कोई एक्शन लिया? क्या प्रभात झा जी ने मोदी सरकार को ये बात बताई क्या कि ये चीन के साथ हुआ है, चीन के साथ ये गलत हुआ है?
फिर मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने, कई मुख्यमंत्रियों ने चीन की यात्राएं भी की हैं, ये भी रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये अलग मुद्दा है। कुल मिलाकर कमलनाथ की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा जो है आज की तारीख में कमलनाथ ही है। दिग्विजय सिंह जी की छवि, मैंने पहले भी कहा कि दिग्विजय सिंह की छवि को विवादास्पद बीजेपी लगातार हमले करके बना चुकी है। कमलनाथ के चेहरे को भी, कमलनाथ को भी उसी पोजीशन में जनता के बीच में लाने की ये प्रयास किया जाएगा। ये चुनाव के बाद भी होता रहेगा, क्योंकि बीजेपी बड़े रणनीतिक तरीके से काम करती है। आप देखिए, सिंधिया जी के ऊपर सब तरफ से हमले किए जाते थे। सिंधिया जी की छवि डेंट को कोई वो दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन कमलनाथ जी को सबसे बड़े मुद्दे पे, क्योंकि वो वाणिज्य के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी छवि भी वैसी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा वही लेके आए हैं। हालांकि इसमें कमलनाथ जी को सामने आके स्पष्ट करना भी चाहिए, लेकिन प्रभात झा जी को भी इसमें जाके दिल्ली सरकार से कहना चाहिए, दिल्ली में अपनी सरकार से कहना चाहिए, 6 साल से आपकी सरकार है, आपने इस मुद्दे को लेकर क्या किया। तो कहीं ना कहीं अब पूरी राजनीति का फोकस जो है 24 सीटों पर रहेगा, उसी को लेकर ये सारी कवायद चलती रहेगी। और ऐसा भी लगता है कि केंद्रीय इकाई ने मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों से प्रतिष्ठा को अपनी भी जोड़ा है, क्योंकि ये बात बार बार उठी है कि इस पूरे मसले पर जो कांग्रेस का आरोप भी है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, अब इशारे वगैरह तो क्या, आप ये समझिए कि जब कोई बड़ा काम होता है तो परिवार के बड़े बुजुर्गों से तो पूछा ही जाता है कि दद्दा आगे बढ़ें, क्या करें, अब ये सरकार हिल डुल तो रही है, तो अरे तक खींच लो भैया, पकड़ लो, थोड़ा सा नीचे नीचे हिला डुला के देख लो। तो अब ये तो सब में होता है, बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। एक छोटी टिप्पणी गुप्ता साहब आपकी लेना चाहूँगा, क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ज़्यादा मजबूती से उठेगा इन उपचुनावों में? केंद्र सरकार की उपलब्धियां, चीन के साथ जो भिड़ंत है वो मसला, कमलनाथ जी के साथ जो चीन का विषय है, ये उसी की याद दिला रहा है हमको। क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य काफी महत्वपूर्ण रहेगा? एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर लखन जी के पास चलूंगा। जी सर। शरद जी, सुशील जी ने जैसा कहा है, और आप काफी पुराने पत्रकार हैं और राजनीति को भी मध्य प्रदेश की काफी निकट से देखते रहे हैं जी। कोई भी चुनाव हो, सारे मुद्दे चलते हैं। इस समय जनता के बीच में जो भी चर्चा के विषय होते हैं वही मुद्दे चुनाव के होते हैं, और उसके आधार पर ही जनता फैसला करती है। पिछला चरित्र पार्टियों का देखती है, नेताओं का देखती है, वर्तमान जो करंट इश्यूज हैं उस पर पार्टियों की पॉलिसी को देखती है, और वो मुद्दे डेफिनेटली चुनाव के मुद्दे सहज ही बनते हैं। आप नहीं बनाएंगे, जनता बनाएगी। जनता में जो चर्चा होती है वही मुद्दे राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। तो निश्चित ही इस समय जो मुद्दा है चीन का, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम तो, लेकिन ये मध्य प्रदेश का जो विकास ठप हुआ था 1.25 साल में, आदरणीय सुशील जी कह रहे थे कि अभी हमारे पास ज़्यादा बताने को नहीं है। डेफिनेटली वो ठीक कह रहे थे। 1.25 साल में कांग्रेस का जो विध्वंसकारी समय रहा है मध्य प्रदेश के लिए, वो हमारे पास बताने के लिए है। और 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, बल्कि 1.25 साल और ये 3 महीने, ये जो शिवराज जी ने अभी जिस प्रकार और तेजी से काम किया है, इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। और जनता, जो आदरणीय लखन जी कह रहे थे कि पिछले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें 109 सीट मिली, आपको 114 मिली, लेकिन कोई बड़ा स्पष्ट बहुमत आपको भी नहीं दिया था, ये आप ध्यान रखें। आप भी जोड़ तोड़ करके ही सरकार बना पाए थे। हम हारे थे, हमने स्वीकार किया था, उस समय कोई जोड़ तोड़ हमने नहीं की, आपको पूरा मौका दिया, लेकिन आप संभाल ही नहीं पाए और आपके साथियों ने साथ छोड़ दिया। अब हमारे सिर पर क्यों दोष मढ़ते हो? जनता आपसे नाराज है, आपके साथी तकों को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा हुआ है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 3 महीने में आप देखेंगे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना जैसी महामारी में भी जिस तेजी से मध्य प्रदेश को संभाला है, किसानों के और गरीबों के कल्याण फिर से शुरू किए हैं, निश्चित ही जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। गुप्ता जी की इस बात से तो सहमत हुआ जा सकता है कि लोकतंत्र में जब इस तरह की एक त्रिशंकु स्थिति बनती है, तो इसको, इस भूल चूक लेनी देनी में जोड़ तोड़ की गली अपने आप खुल जाती है। और जोड़ तोड़ की इस गली में बाहुबली वही है जो मैनेज करके आगे निकल जाए। ये बात तो ठीक है। लखन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रहेंगे, और इस बार तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी रहेगा उपचुनाव में, कोरोना। दोनों तरफ से कोरोना को लेकर बात होगी, और मार्च का महीना तो कोरोना के लिए बहुत सेंसिटिव रहा है, भारत के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी। और इसी कोरोना के बीच में पॉलिटिकल कोरोना भी था, जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध वार प्रतिवार चल रहे थे।
तो कुल मिलाकर मुद्दे तो बड़े दिलचस्प रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य काफी गूंजेगा। एक तो ये बात हो गई, कमलनाथ जी की छवि की रक्षा करते हुए बीजेपी पर प्रहार करना, बीजेपी पर क्या मुद्दे आपके रहेंगे? विश्वासघात तो सर तय है, मतलब ये तो हम लोग इतना सुन रहे हैं और होगा भी, ये आप उठाएंगे भी और उठाना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपका अधिकार है। किस तरह से आप किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी पर वार करेंगे और क्या लगता है आपको कि क्या उनकी ताकत क्या होगी? जी लखन जी। अभी उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे थे, जितनी बातें उनने कही हैं उनको ऐसे सच को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने पहले नारा दिया था अब की बार 200 पार। कांग्रेस 56 सीट पे थी और 56 से 114 पे पहुंची थी, तो कहीं जनता ने कांग्रेस को जन आदेश दिया था। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कैसे आपने लूटा, कैसे कौन लूटा, वो सेकेंडरी चीज है। हमारा आपसे एक इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि आज का चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये दोनों मामले में वर्तमान सरकार नाकाम रही है। चीन के साथ राजनयिक संबंध कैसे होना चाहिए, कैसी कूटनीति होना चाहिए, इसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जिनपिंग के साथ झूले झूलना पूरे देश की जनता ने देखा है। जिनपिंग को सर पे बिठालना पूरे देश की जनता ने देखा है। और व्यापारिक रूप से चीन को जब हिंदुस्तान में ला के स्थापित करने वाले लोग कौन है, ये भी पूरे जनमानस ने देखा है। और ये भी जनमानस ने देखा है कि हमारे रक्षा मंत्री 2 जून को क्या कह रहा है और 19 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। हमारे 20 सैनिक यदि गलवान वैली में मरते हैं, उनकी 20 सैनिक की यदि शहादत होती है, तो उसके मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी का वर्तन क्या होता है। जब 2 जून को माननीय रक्षा मंत्री जी ये मसले होंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव में संख्या में हमारी सीमा के अंदर जी जी, ये बिल्कुल नहीं, ये नाकामी है, ये इनकी नाकामी है। इसलिए जनता इनको नहीं देखेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी में नाकामी सामने आई, मजदूरों की दुर्गति देखी है, पूरे देश की दुर्गति देखी है। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए रोका गया 23 मार्च तक क्योंकि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की शपथ दिलाना थी और 23 मार्च तक देश की संसद चलाई गई है। मात्र इस कारण से संसद चलाई गई कि मध्य प्रदेश की सरकार को लूटना था। ये जनमानस ने देखा है। ना तो राष्ट्रीय और ना अंतर्राष्ट्रीय, बल्कि जो दुर्गति हुई है वो इस बार का मुद्दा होगा। जनमानस को जितना उमाशंकर जी कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं उनको, फिर मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी उमाशंकर जी, बहुत शीघ्रता से सर, कुछ सेकंड्स हैं, पूरी बात सुन लीजिए आप जी। वो ऐड कर रहे हैं सर, आपके पास पूरा मौका रहेगा जी, पूरी बात सुन लीजिए जी। दो जी उमाशंकर जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो लॉकडाउन के बारे में लखन जी ने कहा कि उनके नेता तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी लगा दिया आपने मोदी जी को। और जो 20 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तो 43 पहली बार उनके भी हुए हैं। 1962 के नेहरू जी की चीन की नेहरू जी के समय चीन का युद्ध याद कर लीजिए, पूरी तरह सरेंडर किया था। और अब ये पुराने इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी अगर 20 हमारे शहीद हुए हैं तो 43 उनके भी हुए हैं। जी हाँ जी। 19 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीनी सैनिक ना तो हमारी सीमा के अंदर घुसे हैं, ना हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है और ना हमारे सैनिकों को बंदी बनाया है। फिर ये 20 सैनिक हमारे किस सीमा में इनकी शहादत हुई है, कहाँ हुई है, और 10 कैसे सैनिक कौन से बंधक छूटे थे, ये स्पष्ट करेंगे क्या माननीय उमाशंकर गुप्ता जी? उमाशंकर गुप्ता जी 2 जून का माननीय राजनाथ सिंह के बयान को क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा था कि अच्छी खासी संख्या में चीन के सैनिक हमारे। मुझे लग रहा है कि ये उपचुनाव है या आम चुनाव है लोकसभा का, मतलब अगर ये मसले उठते रहेंगे, उठने चाहिए, मैं इनकार नहीं करता इनसे, लेकिन अगर गलवान घाटी पर मध्य प्रदेश में बात होगी, चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बिगड़ने पर बात होगी, तो बाई इलेक्शन का चरित्र और स्वभाव बदलता हुआ प्रतीत होगा। जी जी लखन जी, जी लखन जी। नहीं, इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि जो पब्लिक लुटी है, छली है, उसके लिए कहना चाहता हूं, मुद्दा तो ये रहेगा और आम जनमानस ये मानता है
और इन शब्दों में के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। मैं कितनी बार, मैं जुबान तो खोल जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। जी, तो ये आपने एक मसला ढूंढा है। तालाबंदी जी और फिर शराबबंदी को प्रेतराय, ये मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल इतनी बिल्कुल बार बिल्कुल लुटे हैं रहेंगे। कोरोना के लेकर नाम जाइए पे। इन मसलों आज को। क्या हो रहा है, जी। वेंटिलेटर बहुत के धन्यवाद सर, आगे नहीं नकली बढ़ा पाऊंगा वेंटिलेटर बातचीत को, सप्लाई क्षमा हो रहा चाहूंगा है। उमाशंकर जी, अगली नकली चर्चा में वेंटिलेटर जरूर सप्लाई हो आप रहा है। विस्तार से रोशनी डालिएगा। जी, जी, जी। बहुत धन्यवाद लखन जी, कोई बात धन्यवाद नहीं। उमाशंकर जी, कोई धन्यवाद बात सुशील जी। और अब बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, मुद्दे राष्ट्रीय भी रहेंगे, मुद्दे प्रादेशिक भी रहेंगे, और बातें बहुत साफ हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के नायकों को अब आने वाले वक्त में बहुत आक्रामक तरीके से घेरने जा रही हैं। शुरुआत अगर बीजेपी ने पहले की है तो कांग्रेस पीछे रहने वाली नहीं है, और आने वाले वक्त में चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय नायक हों या मध्य प्रदेश के नायक हों, कांग्रेस की भी हम ऐसी ही आक्रामक रणनीति देख सकते हैं। नमस्कार।